वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट 3 करेंगे। अब पार्ट 3 के अंदर हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने अल्कोहल की जर्नल इंफॉर्मेशंस, अल्कोहल के भौतिक गुण, अल्कोहल का नामकरण, और पार्ट 2 में हमने किया था अल्कोहल को बनाने की विधियाँ। अब हम पार्ट 3 में करेंगे अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसके अंदर हर चैप्टर में ये 3 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले उसकी जनरल इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद उसको बनाने की विधियाँ, और फिर उसके बाद उसकी रासायनिक समीकरणें। जिसके भौतिक गुणधर्म हैं वो ज़्यादातर सभी चैप्टर्स में मैंने उसकी जर्नल इंस्ट्रक्शंस में जनरल जो उसके सामान्य गुणधर्म है, जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, नामकरण हो गया और उसका वर्गीकरण हो गया, उसी के अंदर डाल रखा है। क्योंकि जो पार्ट है ये वाला जर्नल इंस्ट्रक्शंस वाला, वो थोड़ा छोटा होने की वजह से, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणधर्म भी थोड़ा छोटा होने की वजह से उनको मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पार्ट को मैंने लगभग 3-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके समझाया हुआ है, ताकि तुम्हें भी ईजी हो और मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत ना आए और तुम्हें भी उसको समझने में दिक्कत ना आए। अब अल्कोहल की रासायनिक समीकरणें जो हैं उसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है, तो वो पिंक लाइन से मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंध जो है वो इसमें टूटता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बंध टूटता है, तो जिसमें OH आबंध टूटता है। दूसरा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब COH में से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला आबंध जो है वो टूटता है। और तीसरी इसमें अभिक्रियाएं हैं अल्कोहल की अन्य अभिक्रियाएं। अब हम यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटता है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटता है, इसके अंदर 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। पहला है इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है हमें धातुओं के साथ, क्योंकि हम अल्कोहल की रासायनिक समीकरणें पढ़ रहे हैं। दूसरा है एस्टरीकरण, मतलब एस्टर को बनाने की विधि। एस्टरीकरण मतलब एस्टर को बनाने की विधि। तीसरा है एसिटिलिन या एसिटिलीकरण, मतलब एसिटिल ग्रुप को जोड़ना। ठीक है, पहला है इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इनको डिटेल से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी क्रियाशीलता कैसी होती है। किसकी? अल्कोहल की। अल्कोहल की क्रियाशीलता मतलब ये जो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, एस्टरीकरण और एसिटिलिन, इन तीनों के अंदर अल्कोहल की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का कम होता है और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ देखो कि ROH अल्कोहल की, ROH की धातुओं के साथ मतलब सोडियम के साथ मान लीजिए कि हम रिएक्शन करवाते हैं, तो अब हमें पता है कि इसकी जो बंध को तोड़ना है, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध हमें तोड़ना है। तो ऑब्वियसली RO इसके बीच का बंध टूटेगा, तो ये वाला सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह जाकर के लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन होता नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, H2 हाफ। एक ही बात है। अब ये क्या चीज़ है? अल्कोहल है, और ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। अब दूसरी अभिक्रिया है एस्टरीकरण,
अब हम एस्टरीकरण को डिटेल से समझेंगे। अब एस्टरीकरण किसे कहते हैं? अब ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एस्टरीकरण का बेसिक तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एस्टरीकरण कहते किसको हैं। एस्टरीकरण का मतलब होता है कि एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो एक एस्टर बनाते हैं, इसी को हम एस्टरीकरण कहते हैं। अल्कोहल के अंदर अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को डालेंगे तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में हमें सांद्र H2SO4 डालना है। अब एक अभिक्रिया पहले भी आई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि तुम्हें सांद्र H2SO4 नहीं डालना है, डाइल्यूट तनु H2SO4 डालना है। और वो अभिक्रिया थी जिसके अंदर हम अल्कोहल बना रहे थे और जल का एडिशन हो रहा था, जल का एडिशन हो रहा था। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है जिसे हम कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे कि कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में सांद्र H2SO4 डालते हैं, तीर के निशान के ऊपर सांद्र H2SO4 डालते हैं तो हमेशा जल बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। और हमने पढ़ा था एक अम्ल उत्प्रेरित जल योजन पढ़ा था, उसमें हमने तनु H2SO4 डाला था। तो इसमें हमेशा क्या होता है? जल जुड़ता है, जल हमेशा जुड़ता है। तो ये क्या था? जल योजन था। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर हम सांद्र H2SO4 डालते हैं तो जल बाहर निकलेगा, अगर हम तनु H2SO4 डालते हैं तो जल हमेशा जुड़ता है। अब यहाँ पर है कि हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम ऐड करते हैं आपस में तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमेशा एस्टर बनता है। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने ऐसे लिखा है। अब मैं यहाँ पर इसको समझने के लिए ऐसे लिखते हूँ उल्टा, ROH, ये वाला हाइड्रोजन मैंने पहले लिख दिया जो लास्ट में आ रहा था यहाँ, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद R डैश, मतलब उल्टा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक जल का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R डैश। अब इसको हम क्या कहते हैं? या तो हम इसको ऐसे लिखें या फिर हम इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो ये क्या है? एस्टर है। क्या है ये? एस्टर। तो समझ में आ गया है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम ऐड करते हैं तो किस तरह से एस्टर बनता है। अब हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं कि C2H5 OH प्लस CH3 C डबल OH सांद्र H2SO4 C2H5 O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, ये क्या बन गया? एथिल एथेनोएट। ठीक है। और ये क्या चीज है? एथेनोइक अम्ल। और ये क्या है? एथेनॉल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम H2SO4 सांद्र H2SO4 नहीं डालते हैं तो रिएक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रिएक्शन होगी, जरूर होगी, लेकिन ये जो एस्टर बना है ये जल से वापस रिएक्शन कर लेगा और फिर से ये बना लेगा। अब ऐसा ना हो इसके लिए हम सांद्र H2SO4 डालते हैं कि ये जल का फटाफट अवशोषण कर ले और ये इस जल के साथ क्रिया ही ना कर पाए। तीसरी अभिक्रिया है एसिटिलिन या एसिटिलीकरण। इसका मतलब होता है अल्कोहल में एसिटिल ग्रुप का जुड़ना, एसिटिलिन कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो है वो दो तरह से हम संपन्न कर सकते हैं।
इसमें पहली है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, मतलब CH3COCl, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एथेनॉइल क्लोराइड। और दूसरी है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब CH3 C++O C++O CH3। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, इसका Cl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C++O OH। अब पीछे क्या बच गया, यहाँ पर ये C2H5O और यहाँ पर भी C2H5O और यहाँ क्या है C++O CH3। अब यहाँ पर कट यहाँ लगा है तो हम इसको जोड़ेंगे भी यहीं से, तो ये जोड़ेंगे C++O CH3, या फिर यहाँ पर भी कट यहाँ लगा है तो इसी पार्ट को यहाँ पर हम जोड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ C++O CH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर एस्टर बन गया ये भी। अब यहाँ पर क्या था, एस्टर ये भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन इसको हम एस्टरीकरण नहीं कहेंगे, एस्टर यहाँ पर भी बन रहा है। एस्टर का निर्माण होना एस्टरीकरण नहीं कहलाता है, अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल, मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के योग से अगर एस्टर बनता है तो उसको हम एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं और यहाँ पर भी एस्टर बन रहा है, तो ये एस्टरीकरण नहीं कहलाएगा। अब हमारी पहली अभिक्रिया थी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध टूटता है। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया की वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध, वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध टूटता है। अब इसके अंदर 3 अभिक्रियाएं हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राईहैलाइड मतलब कि PCl3 के साथ अभिक्रिया, और तीसरी है निर्जलन अभिक्रिया। अब इसमें पहली है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब ये वाली अभिक्रिया हम पहले कर चुके हैं, ROH प्लस में HCl निर्जल ZnCl2 लुकास अभिकर्मक, जिसे हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, HOH बाहर निकल जाएगा और क्या बना लेगा, RCl प्लस H2। अब मैंने उस टाइम कहा था कि ये अभिक्रिया वापस आएगी और वहाँ पर हम इसको डिटेल में समझेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल कर रहे हैं कि ये जो RCl है वो क्या है, श्वेत अवक्षेप, मतलब वाइट कलर का अवक्षेप है। कहने का मतलब है कि जो लिक्विड होगा ROH का, जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, धुंधलापन उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बताया था कि जो ROH होता है उसके अंदर 3 डिग्री जल्दी देगा रिएक्शन, 2 डिग्री कम देगा और 1 डिग्री उससे भी कम देगा। अब यहाँ पर फर्क क्या है कि 3 डिग्री जो है वो धुंधलापन तुरंत देगा, क्या देगा, तुरंत देगा। 2 डिग्री जो है वो 5 मिनट के बाद देगा और 1 डिग्री जो है वो आधे घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि एक ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखो जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण कर सके, तो उसका नाम है लुकास परीक्षण। क्या कहते हैं इसको, लुकास परीक्षण। दूसरी अभिक्रिया है फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ अभिक्रिया। ये वाली रिएक्शन भी पहले रिपीट हो चुकी है। इसके अंदर भी क्या होगा, POCl3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, POCl3 सॉरी H3PO3 H3PO3 प्लस में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl के 3 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाली रिएक्शन भी पहले रिपीट हो चुकी है। तीसरी रिएक्शन है निर्जलन या फिर निर्जली कारक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि निर्जली
कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अभी अभी हमने एक बात की थी, सांद्र H2SO4 की हेल्प से हमेशा पानी बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। दूसरा हो सकता है इसमें H3PO4, ठीक है, सांद्र H3PO4। तो अब सबसे पहले है कि अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, अब यहाँ देखो कि हमने 1 डिग्री अल्कोहल लेकर के एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि सांद्र H2SO4 के लिए हमें हमेशा 443 केल्विन ताप इसमें लेना होगा, और अगर हम सांद्र H3PO4 लेते हैं तो हमें ताप लेना होगा 440 केल्विन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 443 केल्विन ताप, क्योंकि H2SO4 देख करके तुम्हें आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक ईथर वाले चैप्टर में फिर से सेम रिएक्शन आएगी, तो वहाँ पर ये जो टेम्परेचर है 443 ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होते ही तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, तो इसके ऊपर खास ध्यान देना है तुमने कि यहाँ पर हमने सांद्र H2SO4 डाला तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, इस कार्बन से OH निकलेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो भी सेम ऐसा होगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और इसका H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद है कि अगर हम यहाँ पर इस टाइप से लेते हैं कि इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इसमें इधर भी कार्बन था, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन थे, और इधर भी कार्बन था और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन थे, तो ये कहीं से भी निकल सकता था। लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये सेम जो पहले पढ़ा था सतजैव नियम, तो सतजैव नियम के बारे में हम पहले डिटेल कर चुके हैं, वही इसमें आ जाएगा। उसके बाद है कि अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी, हमें सांद्र H3PO4 लेने की जरूरत नहीं है, तनु H3PO4 से ही काम चल जाएगा और 358 केल्विन पर ही काम चल जाएगा। और यहाँ पर होगा तो सेम वही कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो काफ़ी आसानी से बन रहा है, 2 डिग्री उससे मुश्किल से बन रहा है और 1 डिग्री उससे मुश्किल। अब इसका कारण क्या है कि यहाँ पर ये रिएक्शन होते हुए पहले क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, OH बाहर निकलेगा यहाँ से तो कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन जो होता है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री जो है यहाँ पर आसानी से बन रहा है। अब इस रिएक्शन में इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है, क्रियाविधि इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले वाले में एक निर्जलन आया था, उसकी क्रियाविधि इंपॉर्टेंट थी, जल योजन आया था, अम्ल उत्प्रेरक जल योजन, उसकी क्रियाविधि इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर इसकी क्रियाविधि भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी सेम 3 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में H पॉजिटिव अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो बना है इसमें से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये वाला जो H2O है ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से प्रोपीन इसमें बन जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है, सेकंड पॉइंट कंप्लीट है, थर्ड पॉइंट है अल्कोहल की अन्य अभिक्रियाएं। अब अल्कोहल की अन्य अभिक्रियाओं में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहला है विहाइड्रोजन या विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण। अब इसके अंदर विहाइड्रोजन या विहाइड्रोजनीकरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस अभिक्रिया में हमने तीर के निशान के ऊपर क्या लेना है, कॉपर लेना है। क्या लेना है, कॉपर लेना है।
573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इम्पॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, 573 केल्विन, 573 केल्विन पर कॉपर के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्कोहल की तो क्या इफेक्ट आता है। अब इसमें हमने पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो इसमें ऑक्सीजन का H और इस कार्बन का H बाहर निकल जाएगा, क्या बनाएगा CH3 CH, और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन निकल गए हैं, 2 बॉन्ड फ्री जाएंगे। और ये उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो सेम वही चीज़ है, 2 हाइड्रोजन इस तरह से बाहर निकल जाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद यहाँ पर कि अगर हम ये ऑक्सीजन इसको निकालना चाहें, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमें यहाँ पर OH पूरा निकालना पड़ेगा और इसका एक H निकालना पड़ेगा। तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पर एल्कीन बन रही है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर 573 केल्विन पर करवाते हैं तो 1 डिग्री और 2 डिग्री से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा और 3 डिग्री से एल्कीन बनेगा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहाँ देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर H2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, H2 निकल रहा है। तो रिएक्शन का नाम क्या था, वी हाइड्रोजनन। हाइड्रोजनन मतलब हाइड्रोजन, वी मतलब निकलना। लेकिन जो 3 डिग्री कार्बन है वहाँ पर H2O निकल रहा है, मतलब 3 डिग्री कार्बन में भी हाइड्रोजनन नहीं हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है। कारण उसका क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें हमारा भी हाइड्रोजनन हो गया। अब है ऑक्सीकरण। अब हम ऑक्सीकरण को डिटेल से समझेंगे। अब अल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक KMNO4, KMNO4 क्या चीज है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हमेशा प्रबल ऑक्सीकारक KMNO4 की उपस्थिति में किया जाता है। तो जो हमने अभी अभी किया था कॉपर वाली कंडीशन में, सेम वही कंडीशन इसमें चल रही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो इनके अंदर सेम हो गया। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में फिर से हम KMNO4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं KMNO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, एक कट यहाँ लगेगा और एक कट इसमें यहाँ लगेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पर जल की उपस्थिति में, क्योंकि H2O तो यहाँ पर ये वो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, OH ऐड हो गया और यहाँ पर ये जो CH3 है ये किस में बदल गया, H C डबल बॉन्ड O OH में बदल गया। ये वाला कार्बन ये आ गया, ये 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन उधर चला गया, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसने दे दिया और 2 ऑक्सीजन इसने ऑक्सीकरण के थ्रू इसके पास पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें भी हमारा ये कीटोन बन गया था और इसमें भी हमारा ये कीटोन बन गया। अब हमने फिर से इसमें KMNO4 डाला तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस थी कि C डबल बॉन्ड O के इस साइड भी CH3 है और इस साइड भी CH3 है, तो ये कहीं से भी कट लगा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर फर्क आ गया है कि यहाँ पर तो C2H5 है और यहाँ पर क्या है, CH3। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहाँ से कट दें कि कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सा अल्कोहल इसमें मेन बनेगा। इसके लिए है पोपाफ नियम। पोपाफ नियम। अब ये पोपाफ नियम क्या कहता है, पोपाफ नियम कहता है
कि ऑक्सीकरण के दौरान कीटोन का कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह की ओर स्थानांतरित होता है जिस ओर कार्बन की संख्या कम होती है। तो कार्बोनिल समूह जो है यहाँ इस साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या कम है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसका क्या बन जाएगा CH3, और इस CH2 का क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। तो ये कहने का मतलब है कि ये इसके दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल होता, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 OH, तो KMnO4 की उपस्थिति में सेम वही वहाँ पर एल्कीन बन रही थी पहले हमारी, तो यहाँ पर भी एल्कीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर CH2 बन गया। अब हम इसके ऊपर अगर हम KMnO4 डालते हैं, क्या बन जाएगा CH3 और ये वाला CH3, और ये वाला जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये जो CH2 है ये बना लेगा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा। उसके बाद है कि यहाँ पर ये कीटोन बन गया। अब कीटोन के अंदर फिर से KMnO4 ऐड होगा, और ये वाला स्टेप जो है इसमें फिर से चल जाएगा इस कीटोन में, क्योंकि हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए इसके अंदर एक स्टेप और हमें चलाना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पर KMnO4 की जगह अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारक ले लें, CrO3 या फिर PCC ले लें, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे इसमें हुआ था कि अल्कोहल से पहले क्या बना, एल्डिहाइड बना, और फिर उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना, और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर हम प्रबल लेते हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन अगर हम दुर्बल लेते हैं तो ये स्टेप जो है यहीं तक स्टॉप हो जाएगा, और दुर्बल अम्ल से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनेगा। तो ये जो पार्ट 3 है अल्कोहल की रासायनिक समीकरणें, वो यहीं पर तुम्हारी कंप्लीट होती हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे इस पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। इस क्वेश्चन में हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि अल्कोहल में पहला क्वेश्चन है कि उस अल्कोहल का नाम लिखो जिसका निम्न एस्टर को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में एस्टरीकरण की अभिक्रिया में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ROH में हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन साथ में रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 HOH। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है लुकास अभिकर्मक द्वारा 1 to 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करो, ये हो जाएगा। उसके बाद है ये निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया है कि इसमें CH3 CH2 OH HBr की उपस्थिति में Br को रिप्लेस कर देता है OH से। ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे सिलेबस में से कट हो चुका है, कभी पुराने पेपरों में से ये क्वेश्चन निकाला गया है, एक बार इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखनी है। तो ये जो क्रियाविधि मैंने इसमें करवाई थी, ये इसमें तीनों स्टेप्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए कि 443 केल्विन पर H2SO4 की अभिक्रिया, 443 केल्विन पर H पॉजिटिव और 573 केल्विन पर कॉपर, ये PCC वाली और ये PCl3 वाली रिएक्शन। तो ये वाली आ गई PCl3 वाली रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये आ गई 443 केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4।
अगर यहाँ पर H2SO4 की जगह H पॉजिटिव दिया हुआ है अगले प्रश्न में, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। उसके बाद ये है कॉपर 573 केल्विन वाली। उसके बाद ये है पीसीसी वाली रिएक्शन। उसके बाद ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं। कॉपर 573, तांबा 573, कॉपर 573। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री का पूछा है, तो ये 3 डिग्री से एल्कीन बनेगा और 2 डिग्री से कीटोन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर है एथेनॉल और यहाँ पर इन अल्कोहल का पूछा गया, तो तीनों का इसमें वर्णन हमें करना होगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है 1 डिग्री और 2 डिग्री का पूछा है, कॉपर 573 केल्विन का। उसके बाद 1 डिग्री और 2 डिग्री का पूछा है CrO3 वाला। ठीक है, मतलब दुर्बल ऑक्सीकारक की बात की जाए। उसके बाद है ब्यूटेन 2-ओल, CrO3 और SOCl2। SOCl2 वाला जो है वो हमने हेलोएल्कीन वाले चैप्टर में किया था। ब्यूटेन 2-ओल का ऑक्सीकरण करना है, तो CrO3 वाला और SOCl2 वाली रिएक्शन। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक विहाइड्रोजनीकरण, मतलब कॉपर वाली रिएक्शन, कॉपर 573 केल्विन वाली। उसके बाद है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किस श्रेणी के यौगिक बनाए जा सकते हैं। ऑक्सीकरण से अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और अगर दुर्बल लेते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है, CCC, PCC या फिर CrO3। उसके बाद है निम्न अल्कोहल क्रमशः HCl ZnCl, मतलब लुकास अभिकर्मक की बात कर रहा है HBr। ठीक है, जो अभी ऊपर रिएक्शन आई थी, और एक SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन। ब्यूटेन 1-ओल बनाना है एक तो, और एक 2-मेथिल ब्यूटेन 2-ओल बनाना है। ठीक है, इन तीनों अभिकर्मकों की सहायता से इन दोनों अल्कोहलों की रिएक्शन इन तीनों अभिकर्मकों से करवानी है और उत्पाद बनाने हैं। उसके बाद 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब ये कीटोन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्यूटेन 1-ओल के अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण कर रहे हैं इन दोनों का। ठीक है, उसके बाद है प्रोपेन 1-ओल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करवाना है, प्रोपेन 1-ओल का। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद एथेनॉल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, KMnO4। उसके बाद है बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाना, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका मतलब क्या आ गया, प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, KMnO। प्रोपेन 2-ओल से प्रोपीन बनाना, प्रोपेन 2-ओल से प्रोपीन का निर्जलीकरण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, प्रोपेन 2-ओल। तो इसमें कंसंट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन का। उसके बाद है तनु अम्ल की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल अल्कोहल द्वारा अल्कोहल वायु ऑक्सीकृत होकर क्या देता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत आया हुआ है। उसके बाद है प्रश्न गलत छप गया। उसके बाद है लुकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हुए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी में विभेद किया जा सकता है। प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल धात्विक सोडियम से कम तेजी से क्रिया करता है, क्यों। 3 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, स्थायी होने की वजह से वो कम रिएक्शन करेगा। उसके बाद है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और एन ब्यूटेनोल में कौन सा अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण तीव्रता से देगा। तो यहाँ पर ये एन ब्यूटेनोल इजीली देगा। उसका कारण क्या है कि 3 डिग्री स्टेबल ज़्यादा होता है, 3 डिग्री स्टेबल ज़्यादा होता है तो वो आसानी से निर्जलीकृत नहीं होगा। उसके बाद है कि अल्कोहलों का निर्जलन जो है वो 3 डिग्री का इजीली होगा। ठीक है, करवाया था। उसके बाद एथिल अल्कोहल के निर्जलन से प्राप्त होने वाले पदार्थों के सूत्र और नाम। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया करवानी है, मतलब सांद्र H2SO4 वाली अभिक्रिया करवानी है। ब्यूटटोइन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ब्यूटटोइन
से एथेनॉल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? एथेनॉल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें? अब ये जो है ओजोनीकरण अभिक्रिया है, ये अभी आगे आएगी, इस चैप्टर में नहीं है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आ गया है गलती से। उसके बाद है सतजैव नियम को समझाइए, ये हो चुका है। उसके बाद मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेदी की रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसमें है, ये भी रिएक्शन जो है नेक्स्ट चैप्टर की आ गई है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित अल्कोहलों को निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित कर दोगे। ठीक है, उसके बाद लुकास अभिकर्मक क्या है? तो ये जो निर्जलीकरण वाले क्रम है वो मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है, उसके हिसाब से इसको कर सकते हो। लुकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl और ZnCl, इसके बारे में तुम लोग इसको बता दो। धन्यवाद।